आखिर नेपाल में इतनी बड़ी त्रासदी क्यों हुई? क्या कारण रहे कि आंदोलन इतने चरम पर पहुंच गया कि पूरी सरकार के विरोध में युवा खड़ा हुआ और वहां पर जो है आगजनी हुई। सड़क से लेके संसद तक का आंदोलन, जिसमें संसद तक को भी आग के हवाले कर दिया। और वर्तमान जो प्रधानमंत्री थे केपी ओली शर्मा, उन्हें देश छोड़ के, नेपाल छोड़ के भागना पड़ा दुबई। और कौन लोग थे जो ये प्रदर्शन कर रहे थे? क्या वो आंदोलनकारी थे, प्रदर्शनकारी थे, आतंकवादी थे, या वो आम युवा था जो अपने हक अधिकार के लिए निकल पड़ा? और क्या मेन वजह रही उस प्रदर्शन की, उस आंदोलन की? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेशपाल सिंह पर। साथियों, मैंने अभी जो ABP की एक पत्रकार हैं उनको मैंने सुना, और उन्होंने जो वहाँ का जातिगत गणित मुझे समझाया, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर 12.2% ब्राह्मण हैं, जिन्हें नेपाल में बाहुन कहते हैं, पहाड़ी ब्राह्मण भी कह सकते हैं आप उनको। और 16.8% वहाँ क्षेत्रीय हैं। क्षेत्रीय को वहाँ छत्री कहा जाता है, क्षत्रियों को क्षेत्री कहा जाता है वहाँ पर। इन दोनों को मिला के कहते हैं खस आर्य। और ये लगभग 29%, नेपाल की कुल जनता का 29% बैठती है। लेकिन वो पत्रकार महोदया ये कह रही थी कि जो वहाँ की संसद पर, सेना पर, प्रमुख पदों पर, मीडिया पर जो दबदबा है वो इन्हीं खसारियों का है। तो ये जो आंदोलन हुआ है वो एक जातिवाद के विरोध में हुआ है, क्योंकि बाकी जो लगभग 71% जो जनता है उस पर ये लोग शोषण करते थे। अगर हम नेपाल के टोटल प्रधानमंत्रियों की बात करें तो कुल 13 प्रधानमंत्री हुए हैं नेपाल में, जिसमें से 10 पहाड़ी ब्राह्मण और 3 क्षेत्रीय, जिसे हम क्षत्रिय कह रहे हैं, वो हुए हैं। अब यहाँ ये प्रश्न ये होता है कि जो 71% जाति है, आखिर वो उनमें से कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? जो कि आपका SC ST OBC हैं, वहाँ पर जो है आदिवासी हैं, वहाँ पर वो उनमें से कोई इन पदों पर क्यों नहीं पहुंचा? वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो है जातिवाद। क्योंकि नेपाल को जो हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र का तमगा मिलने वाले नेपाल का हाल आप लोगों ने देख लिया। वो देश जहां बुद्ध का जन्म हुआ, लुम्बिनी नेपाल में ही बुद्ध का जन्म हुआ, और जिस देश में बुद्ध का जन्म हुआ वहाँ इतना बड़ा प्रदर्शन आखिर क्यों हुआ? ये सोचने वाली बात है। क्यों वहाँ पर बुद्ध की विचारधारा नहीं पहुँची, नहीं फैली, या क्यों वहाँ से बुद्ध को ख़त्म किया गया? केवल लुम्बिनी तक ही बुद्ध सीमित रह गए। अभी इस जो प्रदर्शन हुआ है, इसके जो मुखिया हैं, हम उनकी बात करें तो एक शाह है, शाह जो बुद्धिस्ट है, और वो काठमांडू से मेयर का चुनाव निर्विरोध जीते हैं, वो उसके मुखिया हैं। और वो कोई, ये जो प्रदर्शन हुआ है, ये कोई आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी, आतंकवादी नहीं है ये लोग। ये आम युवा है जिसने इस भ्रष्टाचार, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी हो रहा था वहाँ पर। और उसमें क्या हो रहा था कि जितने भी वहाँ के मंत्री हैं, है ना, संसद के लोग हैं, मंत्रालय के लोग हैं, आपके मीडिया के लोग हैं, आपके सेनाओं के प्रमुख के लोग हैं, उनके बच्चे नेपाल के जनता की पैसों पर जो टैक्स से आता है उस पर वो विदेशों में अपने बिजनेस स्थापित करते, विदेशों में ऐश मौज कर रहे थे, और यहाँ का जो युवा था वो बेरोजगार हो रहा था। और जब ये बात पता चली तो इसको सोशल मीडिया पर फैलाया गया, और जैसे ही इसको सोशल मीडिया पर फैलाया गया
नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, और सोशल मीडिया पर जैसे ही बैन लगा तो युवा जो कि बेरोजगार था, भ्रष्टाचार से पीड़ित था, जातिवाद से पीड़ित था, वो सब लामबंद हुआ। 71% समाज एकदम लामबंद हुआ और उसने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और संसद तक का आग लगा दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगजनी करना सही है, बिल्कुल गलत है, लेकिन जब विकल्प ना रहे, ऑप्शन ही ना रहे, कुछ रहे नहीं ज़िंदगी में, जब ये लगे कि अब बचने के लिए, पीढ़ी के लिए कुछ नहीं है, अगर तुम कुर्बान हो जाओगे तो पीढ़ी को कुछ मिल जाएगा, ऐसी स्थिति में क्या करेगा आदमी। तो हालांकि वहाँ पर सरकार ने पुलिस को उतारा, लेकिन पुलिस सफल नहीं हो पाई, फिर सेना को उतारा गया। लेकिन लोग इतने आतुर थे इस पीड़ा से, इतने परेशान थे कि उनको सेना, पुलिस, किसी की कोई गोली, बंदूक, तोप, किसी की कोई चिंता नहीं थी, और उनके केवल एक ही था कि अगर अब कुछ नहीं किया तो कभी ज़िंदगी में इस भ्रष्टाचार, इस जातिवाद का विरोध कर नहीं पाएंगे। इसलिए नेपाल में ये इतना बड़ा जो है प्रदर्शन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ। तो अब जो नेपाल है दो देशों को हिंदू राष्ट्र की बात की जाती बनाने की, एक नेपाल को की जा रही थी और एक भारत को की जा रही थी। भारत में और नेपाल में क्या अंतर है? वो सबसे बड़ा अंतर है संविधान का, क्योंकि भारत में अगर लोकतंत्र थोड़ा बहुत भी कहीं जीवित है तो वो केवल और केवल संविधान की वजह से है। जो भारत का संविधान है वो इसको जो है बचाए हुए है, भारत को संविधान बचाए हुए है। जो अच्छा, वहाँ के भी लोग, नेपाल के भी कुछ जो मंत्री थे, कोई पासवान थे, जैसा कि मैंने उनको सुना, क्या नाम है, शंभू सिंह जी को सुना, तो उनको कोई मित्र हैं पासवान जी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर जो है बाबा साहब के संविधान को फॉलो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार उसको नहीं करने देती, ऐसा मैंने उनसे सुना। तो ये जो संविधान है भारत में, अगर कहीं लोकतंत्र जीवित है तो केवल और केवल संविधान की वजह से। अभी हाल ही में संविधान बचाने और संविधान मिटाने की जब लड़ाई शुरू हुई तो उसमें संविधान बचाने वालों ने काफ़ी हद तक सफलता पाई, यानी कि आज भी भारत की जनता के दिलों में संविधान जिंदा है। भारत में 85 बनाम 15, वहाँ जो आपका 29% है, भारत में वो 15% हैं, लेकिन 15% में भी कुछ लोग संविधान को मानने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग संविधान विरोधी हैं, सारे लोग संविधान विरोधी नहीं हैं। कांग्रेस में भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो संविधान के पक्षधर हैं, अन्य पार्टियों में भी है ना ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो संविधान के पक्षधर हैं। बीएसपी में संविधान जो है ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो संविधान के पक्षधर हैं। क्षत्रिय समाज के भी लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं जो संविधान के पक्षधर हैं। तो बाकी जो लोग हैं वो संविधान को मिटाने वालों की संख्या कम है, 10% मान के चले हम उनको। अगर 5% अन्य पार्टियों में तो 10% लोग संविधान को मिटाना चाह रहे हैं, तो वो सफल नहीं हो पाए संविधान को मिटाने में, और यही वजह रही है कि अभी थोड़ा बहुत लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन जो वहाँ की समस्या थी कि मंत्रियों के बेटे, सांसदों के बेटे, आपके जो है सेना प्रमुखों के बेटे, तो वहाँ के मंत्रियों की तरह यहाँ के मंत्रियों के बेटे भी, जैसा कि मैंने ध्रुव राठी को सुना और लोगों को सुना कि नितिन गडकरी जी के बेटे के ऊपर जैसे उन्होंने बताया कि नेफ्थलॉन उसकी जो है जो उसमें बनाया जाता है, क्या नाम है, 20 को मिला रहे हैं वो, है ना, उनके दोनों तीनों बेटों की कंपनियां हैं, और भी जितने हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह के बेटे हों, चाहे वो अमित शाह जी के बेटे हों, उनको आईसीसी का चेयरमैन बना दिया है, जाकि क्रिकेट से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ध्रुव राठी ने बीजेपी के, मुझे लगता है कि 15-20 मंत्रियों के बेटों का नाम उजागर किया, जो कि भारत के जो है टैक्स के पैसों से और इस तरह अपना जो है विदेशों में बिजनेस एम्पायर खड़ा करके बैठे हैं, और यहाँ की यहाँ के जो युवा है वो बेरोजगार है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए सरकारों को। तो वो चीज़ जो वहाँ भी थी
वो यहाँ भी है। और मेरा तो सिर्फ इतना ही मानना है कि जातिवाद जो नेपाल में था वो भारत में भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। अभी ये जातिवाद का विरोध क्षेत्रीय हिसाब से हो रहा है, एक बड़ा लामबद्ध राष्ट्र विरोधी जातिवाद का विरोध नहीं हो रहा है। जैसा कि आंदोलन 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट को बचाने के लिए हुआ था, ऐसा आंदोलन नहीं हो रहा है। और मैं चाहता हूं सरकार ऐसा ना करें कि युवा इतने बड़े पैमाने पर निकले। मैं नेपाल के उन प्रदर्शनकारियों का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन जब पीड़ा हद से गुजरती है और जब पीढ़ी की चिंता होती है तब ऐसा ही होता है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि आखिर नेपाल में इतनी बड़ी घटना क्यों घटी। उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है लोगों के सामने। सही घटना का पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो कुछ भी कहा या जो कुछ जानकारी है, या तो मैंने ABP जो पत्रकार हैं उनसे ये सुनी, और या फिर शंभू सिंह जी का मैंने वीडियो देखा, उससे मुझे प्राप्त हुआ जो जानकारी है जो मैंने यहाँ दी है। इन्हीं सब बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को बढ़ा दूँगा। अगर ये जो वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र साथियों।